के इस वीडियो में मैं आपको वो सारी बातें बताने जा रहा हूं फटाफट से, ठीक है। देखो भाई, जैसे ही आपका टेस्ट हो गया, आराम से रिलैक्स वगैरह कर लीजिए और फिर उसके बाद अब शुरू करेंगे 1 या 2 घंटे बाद टेस्ट पेपर की एनालिसिस। और मैं आपको बता दूं इसमें वक्त लगेगा थोड़ा-सा, है ना? ऐसा नहीं है कि चुटकियों में बस 5 मिनट में एनालिसिस हो जाएगी। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है बेटा। इसका जो रिजल्ट है ना वो तुम्हें आज नजर नहीं आएगा। जैसे आपके फैमिली में पिताजी वगैरह जब उनके पास पैसा होता है, तो वो जमीन खरीदते हैं ना कहीं पर, तो वो क्या है? वो एक इन्वेस्टमेंट है। और वो इन्वेस्टमेंट ऑन द स्पॉट तो आपको इसका इंपैक्ट नजर नहीं आएगा, लेकिन आपने देखा होगा कि कई बार 2 साल या 3 साल बाद जमीन की कीमत जो है डबल हो जाती है। तो ऐसा ही यहां पर होता है। जब आप टेस्ट पेपर एनालिसिस करोगे ना, तो डेफिनिटली आपको बहुत अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा मोनोटोनस सा फील होगा और आपको लगेगा कि मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा हूं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप टेस्ट पेपर एनालिसिस रेगुलर बेसिस पे करने लग जाएंगे ना, तो फाइनल एग्जाम में ना ये आपकी रैंक को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगा। आप एक सिंपल सा ये फैक्ट सोचो कि मान लो कि लगभग 3 सवाल ऐसे आए जैसे सवाल आपके टेस्ट में थे और वहां पे आपने मिस्टेक करी थी। लेकिन आज आपने प्रॉपर टेस्ट एनालिसिस की थी, तो आपको उन क्वेश्चंस को देख करके तुरंत पता चल गया ना, क्या? कि यार ये क्वेश्चन पहले जब आया था ना, तो मैंने यहाँ पे ये एरर किया हुआ था और आपने वो 3 सवाल सही कर दिए। अब आप लगभग एक सवाल 4 नंबर का होता है, 3 सवाल सही करने का मतलब है 12 नंबर। और तुम्हें पता है 12 नंबर जब होते हैं ना बेटा, किसी के ज्यादा आते हैं ना, तो उसमें हजारों रैंक का फर्क पड़ जाता है। हजारों रैंक का फर्क पड़ जाता है। मतलब आप ये मान करके चलिए कि अगर किसी की 10,000 रैंक आ रही थी और उसके 12 नंबर ज्यादा आ गए ना, तो हो सकता है कि उसकी जो रैंक है ना वो 7 या 8,000 आ रही होगी। और आप सभी को पता है कि रैंक एट द एंड बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो जरा देखिएगा ध्यान से फटाफट से। जैसे ही आपका टेस्ट खत्म हुआ, ठीक है, आप अपनी एक सेपरेट नोटबुक बनाइए। पहले तो टेस्ट एनालिसिस के लिए एक सेपरेट नोटबुक होनी चाहिए। जैसे आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की सेपरेट नोटबुक्स हैं, उसी तरीके से आपकी होमवर्क की सेपरेट नोटबुक है। ऐसे ही आपके पास एक क्या होनी चाहिए, अलग से एक कॉपी होनी चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस होगी तीनों सब्जेक्ट की, ठीक है। और वहां पर जैसे आपका टेस्ट खत्म हो गया, पेज लीजिए, यहां पर लेफ्ट कॉर्नर में किस डेट को हुआ है ना, क्या डेट है, मान लीजिए आज जो डेट हो रही है वो सपोज 4 या 5 जुलाई हो रही है, तो आप यहाँ पे डेट मेंशन कर दीजिए। क्या करिए, यहाँ पे आप डेट मेंशन कर दीजिए भाई, किस डेट को वो पेपर हुआ है। 07/26 कर दिया भाई। फिर पैटर्न क्या है भाई, जो आपने पेपर दिया मेंस पैटर्न है, एडवांस पैटर्न है। अगर एडवांस पैटर्न है तो आप सभी को पता है 2 पेपर हुए होंगे, है ना। मेंस पैटर्न है तो आपको पता है कि किस तरह का, तो यहाँ पे पैटर्न भी मेंशन करिए कि भाई वो मेंस है या फिर एडवांस है भाई। कर दिया। अब क्या करना है, अब क्या करना है, सब्जेक्ट लिखिए, इस तरीके का चार्ट बनाइए, यहाँ पे नंबर लिखिए 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए। मान लीजिए फिजिक्स में 25 है, केमिस्ट्री में 25 है, ठीक है, और मैथ्स में 25 है, तो ऐसे 25 25 25 के 3 कॉलम बना लीजिए, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। सर क्यों, अभी बताता हूँ, ठीक है। और याद रखना, एक में नंबरिंग लिखेंगे, एक अभी ब्लैंक रखेंगे। क्या रखेंगे, ब्लैंक रखेंगे, अभी इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अब क्या करना है, अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। आपको उन क्वेश्चंस को 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करना है। पहली ए कैटेगरी है वो क्वेश्चंस जो आपने अटेम्प्ट किए और आपके करेक्ट हो गए। दूसरी कैटेगरी वो है कि आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया लेकिन आपसे गलत हो गए, दैट इज इनकरेक्ट। तीसरी कैटेगरी कौन सी है भैया, क्वेश्चन देखते ही छोड़ दिया, या क्वेश्चन देखने के बाद पढ़ा लेकिन समझ ही नहीं आया, मतलब हमने अटेम्प्ट ही नहीं किया, मतलब जिसका आंसर हमने मार्क नहीं किया। इंपॉर्टेंट ये समझो, है ना। ऐसा भी कई बार होता है कि हम क्वेश्चन अटेम्प्ट तो कर रहे हैं लेकिन हम फाइनल आंसर तक नहीं पहुंचे, किसी इंटरमीडिएट स्टेज में जाके ही छोड़ दिया। तो वो जो कैटेगरी है जिसका आपने आंसर मार्क नहीं किया है, उसको मैंने नॉट अटेम्प्टेड बोला है। नॉट अटेम्प्ट का मतलब ये नहीं है कि भाई साहब क्वेश्चन देखा ही नहीं है, नॉट अटेम्प्ट का मतलब आपने आंसर मार्क नहीं किया हुआ है। तो इस तरीके से आपके पास टोटल 3 कैटेगरी होंगी, ठीक है। अब इसमें भी कैटेगरी के अंदर भी फिर सब डिवीजन करने होंगे। जैसे कि आप देखो, कई बार जब हम टेस्ट पेपर एनालिसिस करते हैं तो हमें लगता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस की एनालिसिस करनी है जो हमसे गलत हुए। नहीं बेटा, यही तो आपको नहीं पता है। और मैं आपको वो एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूं जो एक्सपीरियंसेस मुझे मेरे उन स्टूडेंट्स ने शेयर किए हैं जिनकी रैंक टॉप 100 या टॉप 500 में आई है। हमें इवन टेस्ट एनालिसिस उन क्वेश्चंस की भी करनी होती है जो हमारे करेक्ट हुए। देखो, अगर आपका क्वेश्चन कोई करेक्ट हुआ है तो उसमें पहला रीजन ये हो सकता है जेन्युइनली आपको वो क्वेश्चन आता था, ठीक है, आपको उसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता थे, तो इसका मतलब है कि उसको आप क्या नाम दे देंगे, A1, ठीक है। ए का मतलब है करेक्ट, 1 मतलब कॉन्सेप्चुअली आपका वो स्ट्रांग था। दूसरा क्या है, कई बार आपने देखा होगा कि क्वेश्चन आपसे इसलिए करेक्ट हो गया क्योंकि सेम वही क्वेश्चन आपने कुछ दिन पहले अपने स्टडी मटेरियल में अपने क्लास नोट्स में सॉल्व किया था। भाई ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो एज इट इज सेम डेटा के साथ आ जाते हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन देखते ही आंसर याद आ गया, हमने टिक कर दिया, है ना। हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता, कौन सा फॉर्मूला लगेगा नहीं पता, है ना। क्वेश्चन ने पूछा क्या है ये भी नहीं पता, लेकिन अपन को आंसर याद है, दैट इज मेमोरी। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने देखा था भाई, क्लास में सर ने कराया था, समझ नहीं आया था लेकिन आंसर याद रह गया। ऐसा हो जाता है, कई बार किस्मत अच्छी होती है, एक आध क्वेश्चन मिल जाते हैं ऐसे पेपर में। तो मान लीजिए दूसरी वो सेम। तीसरा कई बार क्या होता है भाई साहब, तुक्का मार दिया, है ना, या फिर हमने गलत तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया और आंसर निकाला और किस्मत अच्छी थी कि 3 4 इतनी सारी गलतियां कर दी कि फाइनली जो आंसर आया वो हमारा सही आ गया, है ना। ये वाली किस्मत चाहिए भाई साहब, है ना। आपने देखा होगा क्लासेस के दौरान भी ऐसा कई बार होता है कि मैं मल्टीपल स्टेप्स लिख रहा हूं और स्टेप्स लिखने में 2 3 मिस्टेक करके फाइनल आंसर सही आ गया, है ना। ये तो ये है आपकी तीसरी कैटेगरी। उसी तरीके से जब आप इनकरेक्ट में जाएंगे तो इनकरेक्ट में बी कैटेगरी में भी ये फर्दर 3 सब डिवीजन है। देखो, अगर क्वेश्चन आपसे इनकरेक्ट हुआ है तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो इनकरेक्ट क्यों हुआ है। क्या उस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट था वो हमें नहीं आता था, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमने क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट लगाया है वो गलत तरीके से लगाया है, मतलब वो कॉन्सेप्चुअल एरर होगा, ठीक है। गलतियां भी अलग अलग तरीके की होती है ना भाई। दूसरी गलती क्या हो सकती है, कैलकुलेशन एरर भाई, कि हमने कैलकुलेशन जब करी तो लास्ट स्टेप में जाके प्लस की जगह माइनस कर दिया, माइनस की जगह जाके प्लस कर दिया। और ऐसे एरर्स बहुत ज्यादा होते हैं अंडर द प्रेशर। कई बार हम क्या करते हैं, 2 का क्यूब करना था और 2 का क्यूब करके हमने 6 लिख दिया। तो इस तरीके के एरर हो जाते हैं, इनको हम क्या नाम दे देते हैं, सिली एरर। इन्हें हम सिली एरर बोलते हैं। लेकिन बेटा एरर तो एरर होवे, है ना, चाहे वो सिली होवे या फिर वो कॉन्सेप्चुअल होवे, क्योंकि नंबर तो चले गए ना तुम्हारे।
भाई एक क्वेश्चन गलत होने का मतलब ये थोड़ी है कि सिर्फ -1 होता है। एक क्वेश्चन गलत होने का मतलब है कि तुम्हारे 5 नंबर चले गए भाई, क्योंकि अगर वो सही होता तो 4 नंबर मिलते, वो तो नहीं मिले और गलत और हो गया। तो जो सही थे उनमें से भी एक नंबर उठा लिया, तो 5 नंबर, समझ रहे हो? और तीसरा क्या होता है? लैंग्वेज प्रॉब्लम, कि क्वेश्चन में पूछा कुछ और था, समझ हम कुछ और लिए और निकाल कुछ और आए। ऐसा भी कई बार होता है। इसलिए हमेशा जब मैं क्लासेस में क्वेश्चंस कराता हूं तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैं बोलता हूं कि फिजिक्स में लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस को करना बहुत जरूरी होता है। इसमें आप इसलिए आपने देखा होगा कि मैं पीपीटी में कुछ टाइप्ड क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आता हूं कि आप लैंग्वेज को पढ़ करके क्वेश्चंस को समझने की जो प्रैक्टिस है वो रेगुलर बेसिस पे करें। होता है ना ऐसा बहुत बार कि क्वेश्चन में पूछा एक्सेलरेशन था, जल्दबाजी में वेलोसिटी निकाल करके आ गया। क्वेश्चन में पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड था, निकाल दिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। है ना? क्यों हो रहा है? क्योंकि कई बार क्वेश्चन पढ़ करके समझ नहीं पा रहे हैं या समझ कुछ और रहे थे और दिया कुछ और था। ठीक है, तो ये है भाई बी कैटेगरी। तीसरी क्या है? नॉट अटेम्प्टेड, मतलब आपने आंसर क्यों मार्क नहीं किया? क्वेश्चन आता था लेकिन समय नहीं मिला। सर आखिरी में देखा था ये क्वेश्चन, लेकिन जब तक समय ओवर हो चुका था समय ही नहीं मिला। या सर क्वेश्चन देख के पता तो था कि कैसे होगा, लेकिन कैलकुलेशन इतनी लंबी थी कि अंदर से हिम्मत ही नहीं हुई सॉल्व करने की, क्योंकि लग रहा था कि यार इस क्वेश्चन में अगर गए तो कैलकुलेशन करते करते सुबह से शाम हो जाएगी। तीसरा कि सर कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था। मतलब आप ये देखिए कि मैंने यहां पर तीनों ए बी सी कैटेगरी में फर्दर 3 सब डिवीजन किए हुए हैं। अब ये सब डिवीजन अगर आपके पास है तो अब आपको क्या करना है, यहां पर ये जो बनाया था ना, जैसे मान लीजिए आपने पहला क्वेश्चन करेक्ट किया तो इसका मतलब है ए कैटेगरी है भाई, है ना? कलर चेंज कर देते हैं जिससे आपको समझ में आए। अगर पहला क्वेश्चन आपने सही किया तो अपन ने कहा ए कैटेगरी है, दूसरा क्वेश्चन आपने गलत किया बी कैटेगरी, तीसरा क्वेश्चन देखते ही छोड़ दिया सी, चौथा क्वेश्चन जो था वो अगेन आपने इनकरेक्ट किया, पांचवा जो क्वेश्चन था वो आपने करेक्ट किया और जो छठवां क्वेश्चन था वो देखते ही आपने छोड़ दिया। हो गया डिवीजन। अब इसके आगे क्या करना है? आगे कोड वर्ड लिखने, ये मैंने कोड वर्ड बनाए हुए हैं भाई, है ना? ये सब जो है वो मैंने कोड वर्ड बनाए हुए हैं और ये मेरे खुद के बनाए हुए नहीं है। ये मेरे स्टूडेंट्स जैसे करते थे उन्होंने मुझे बताया, मैं आपको बता रहा हूं। भाई ज्ञान है, कुछ ज्ञान आप हमसे ले लीजिए और कुछ ज्ञान हम आपको दे रहे हैं। तो मैं तो हमेशा ही बोलता हूं कि जीवन में मैंने जो भी कुछ सीखा है, चाहे वो फिजिक्स हो या कुछ और हो, उसमें से बहुत सारी चीजें मेरे को मेरे स्टूडेंट्स ने ही सिखाई हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि ये सब चीजें जो है वो मैंने खुद डेवलप करी है, नहीं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छी रैंक्स के साथ सेलेक्ट हुए हैं उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे होता है और फिर मैंने आगे अपने स्टूडेंट्स को बताया, उन्होंने फॉलो किया तो भैया उनके बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा भी नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा रिजल्ट आए। अब आपने क्या किया, जैसे आपने यहाँ पे ये देखा कि जो पहला क्वेश्चन किया था वो भाई आपका कॉन्सेप्चुअली करेक्ट था, तो यहाँ पे कोड वर्ड लिख दिया A1। ठीक है, मतलब आपको उसके कॉन्सेप्ट पता थे, सब कुछ पता था भाई, क्वेश्चन जो आया पहला वाला बिल्कुल सही। दूसरा वाला जो था उसमें एरर हुआ, लेकिन ये एरर किस कैटेगरी का था? तो आपको पता चला कि ये जो एरर था वो कैलकुलेशन एरर था, तो यहाँ पे B2 लिख दिया। तीसरा जो क्वेश्चन था वो मैंने छोड़ दिया। छोड़ क्यों दिया? क्योंकि मुझे उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था। तो जब मुझे उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई C3। ऐसे ही चौथा क्वेश्चन पढ़ा तो ये इनकरेक्ट हो गया, लेकिन ये इनकरेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने गलत लगा दिया, मतलब मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं थे, तो इसलिए यहां पर ये गलती होगी। तो मैंने इसको जो टाइप करना था वो क्या कर दिया, V1 टाइप कर दिया। पहला जो क्वेश्चन था, सॉरी पांचवा क्वेश्चन, वो मेरा करेक्ट हो गया, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी, मैंने तुक्का मारा था। क्या मारा था? तुक्का मारा था। मेरे को अंदर से इंट्यूशंस आ रहे थे कि भाई साहब इसका सी ही ऑप्शन होना चाहिए, मैंने मार दिया और वो सही हो गया। तो फिर क्या किया भाई हमने यहाँ पे उसकी भी कैटेगरी कर दी, यहाँ पे लिख दिया A3। ये जो छठवां सवाल था, ये छठवां सवाल हमारा क्या हुआ, हमने अटेम्प्ट तो किया लेकिन आंसर तक नहीं पहुंच पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए? क्योंकि उस क्वेश्चन में जो था लेंथी कैलकुलेशन थी, तो हमने C2 कर दिया। एक एग्जांपल बता रहा हूं, मान लो अगर आपने जेईई मेंस के पेपर की एनालिसिस करी है, टोटल 75 क्वेश्चंस होंगे और इस एनालिसिस को करने में आपको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आपने पेपर पूरी ईमानदारी से अटेम्प्ट किया है तो आपको पता है कि आपका कौन सा क्वेश्चन सही हुआ है, कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हुआ है, और इवन आपको यह भी पता होगा कि उसके गलत होने के पीछे रीजन क्या है। तो मेरा मानना है कि अगर थोड़ा सा वक्त इसके साथ गुजारेंगे तो ये पूरा काम जो है वो 20 से 25 मिनट में हो जाएगा भाई, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि अपन को बार बार कोई बहुत लंबी चीजें नहीं लिखनी है, अपन ने यहाँ पे ये कोड बना रखे हैं। मैं तो आपको कहूंगा कि आप भी यही कोड यूज कर लो और इन कोड्स को तो याद ही रखो। तो बस भाई कोडिंग करनी है, फटाफट से टैगिंग कर दी, एक तरीके से बोला जाता है टैग करना। क्या करना? क्वेश्चंस को टैग कर दिया। ठीक, ये होगी टैगिंग। अब क्या करना है नेक्स्ट? अभी तो एनालिसिस शुरू हुई है, कुछ लोग सोच रहे हैं अच्छा हो गया काम, टैग कर दिया, चलो भैया कॉपी बंद करते हैं, अब सो जाते हैं चद्दर ओढ़ करके। नहीं नहीं लाडले, अभी तो टैगिंग शुरू हुई है। इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या है वो देखो। ये सब हो गया, अब सुनना, पहला टास्क ये था, यस सर कंप्लीट है, यस सर। अब इसके बाद वो सभी क्वेश्चन जो आपके इनकरेक्ट हुए या फिर वो सभी क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए, मतलब जिनके आंसर्स आपने मार्क नहीं किए हैं, उनके आप सॉल्यूशंस देखिए और फाइंड आउट करिए कि एक्चुअली में आपसे क्या मिस्टेक हुई है और उन सॉल्यूशंस को लिखिए। इवन मैं तो कहूंगा कि इनमें आप उन क्वेश्चंस को भी ऐड करिए जो आपके A2 कैटेगरी में और आपके A3 कैटेगरी में आ रहे हैं, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो सच में तुम्हें आते नहीं थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस के आंसर याद थे और किसी में तुक्का मारने की वजह से सही हो गया। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को भी आप इंक्लूड करिए, सॉल्यूशंस देखिए, आइडेंटिफाई करिए और उन सॉल्यूशंस को नोट डाउन करो। क्या करो? नोट डाउन करो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जहां भी तुमसे कैलकुलेशन एरर हुए हैं, जैसे आपने कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन करना था, डिफरेंशिएशन कर दिया है, या आपने प्लस की जगह माइनस कर दिया है, उन कैलकुलेशंस एरर को हाईलाइट करो और हाईलाइट कर करके लिखो। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में मुझसे ये मिस्टेक हुई, क्वेश्चन नंबर 4 में मुझसे ये मिस्टेक हुई, तो उन चीजों को आपको लिखना जरूरी है। और जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को भी आप मेंशन करो, मतलब टैगिंग करने के बाद जो क्वेश्चंस आपसे इनकरेक्ट हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन आपसे क्या हुए हैं, इनकरेक्ट हुए हैं, उन सभी में ये आइडेंटिफाई जरूर करो कि वो गलती क्यों हो रही है। क्योंकि देखो अगर कॉन्सेप्चुअल एरर है तो इसका मतलब है मुझे समझ में आ गया कि यार ये जो जिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है, ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छे से नहीं आता है, मुझे पढ़ना है इस चीज को। दूसरा क्या है, अगर कैलकुलेशन एरर है तो यार ये समझ में आ गया कि ये गलती आज हो गई है लेकिन अब दोबारा नहीं होनी चाहिए। देखो ये जो मिस्टेक्स है ना, मिस्टेक्स जो आप कर रहे हो,
इन मिस्टेक से हमें जीवन में सीखना है, इनको रिपीट नहीं करना है। ये आपको सीख गलतियां हर उस इंसान से होती हैं जो मेहनत कर रहा है भाई, जो मैदान में उतरा है और जो इस जंग को लड़ रहा है। गिरेगा भी तो वही ना, जिसने जंग लड़ी ही नहीं है वो क्या गिरेगा। तो इंपॉर्टेंट ये है कि देखो मिस्टेक्स होंगी, लेकिन उन मिस्टेक्स से क्या करना है, सीखना है। ये रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगली बार कोई नई मिस्टेक कर दो चलेगा यार, लेकिन बार बार तुम सेम मिस्टेक कर रहे हो, ये तो बहुत बड़ा पाप है ना यार। हर बार तुम 2 का क्यूब करके 6 लिख देते हो, ये तो गलत बात है ना। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और ऐसी मिस्टेक्स मुझसे भी बहुत होती है, आपने भी देखा होगा कई बार लाइव क्लासेस के दौरान प्लस की जगह माइनस लिख देते हैं, कहीं पे कैलकुलेशन एरर कर देते हैं, करते हैं मिस्टेक्स, ठीक है। लेकिन मेरी मिस्टेक्स माफ है। क्यों माफ है भाई? क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं उस समय, तो मेरा जो पूरी की पूरी एनर्जी है वो सिर्फ कैलकुलेशन पे नहीं है। मुझे लगातार बोलना है, मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करना है, तुम्हारे साथ इंटरेक्ट करना है, तुम्हारे मैसेजेस को रीड करना है, तो मैं तो बहुत ज्यादा फोकस नहीं हूं। लेकिन तुम्हारे साथ ये नहीं। और दूसरी बात, एग्जाम मुझे तो देना ही नहीं, तुम्हें देना है। तो देखो गलतियां ही इंसान को सिखाती है। मैं जब जेई की तैयारी करता था, मुझसे भी बहुत सारी गलतियां होती थी, लेकिन उन गलतियों से सीखा करता था। जैसे मुझे आज भी याद है, मुझसे एक गलती हुई थी, एक क्वेश्चन आया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरीके का एक क्वेश्चन था, एग्जाम में आया, आप लोगों ने भी देखे होंगे इस तरह के क्वेश्चन, और वो एमसीक्यू था, मुझे आज भी याद है। और उसमें इस तरीके से 2 ब्लॉक रखे थे, ये ब्लॉक ए था और यहां पर ये था दूसरा ब्लॉक बी, और ये दोनों ब्लॉक मूव कर रहे थे। इसका एक्सेलरेशन भी ए था, इसका भी ए था, क्योंकि कौन सी रस्सी थी, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग थी। तो उसमें एक ऑप्शन दिया हुआ था एमसीक्यू में कि एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ऑफ द ब्लॉक आर सेम। मैंने कहा यस सेम, इसका ये, इसका ये। लेकिन मुझे उसमें मिले -1, क्योंकि जब बात की गई एक्सेलरेशन की, तो आप सभी को पता है एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी को सेम होने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम नहीं होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। ए का एक्सेलरेशन एक्स के लोगे और बी का एक्सेलरेशन वाई एक्सिस के लोगे, तो ये एक्सेलरेशन जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंट डायरेक्शन सेम नहीं है। अब ये गलती हुई मुझसे, नंबर कटे, दुख हुआ, दर्द हुआ, लेकिन भाई साहब कसम खाली कि आज के बाद कभी भी 2 वेक्टर क्वांटिटी को अगर बोलेगा सेम है, तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेक करूंगा। और उस दिन के बाद ये मिस्टेक नहीं हुई। आज भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं, आपने देखा होगा, जिसमें वो कंपैरिजन करने के लिए बोलते हैं, मैं देखते तुरंत समझ जाता हूं कि भाई कोई नई गलती एक्सेप्ट है, लेकिन डायरेक्शन वाली गलती नहीं करूंगा। मतलब ये मैं तुम्हें एक एग्जांपल बता रहा हूं। ऐसे बहुत सारे सिली एरर्स होते हैं जो हम लगातार करते रहते हैं, और जो मैं बार बार तुम्हें बोल रहा हूं ना, 2 का क्यूब मैं 6 लिख रहा हूं, 2-3 बार रिपीट कर चुका हूं। ये क्यों पता है? ये वो गलती है जो 2010 में जब मैंने जेई का पेपर दिया था उस समय करी थी। समझ रहे हो? तो आप सोचो कि इस गलती की वजह से एक मेरा 4 नंबर का क्वेश्चन जो था वो गलत हो गया, और ये गलती फाइनल एग्जाम में हुई, इसलिए ये दर्द आज तक इस दिल में बसा हुआ है। ये दर्द आज तक होता है कि अगर वो क्वेश्चन मैंने सही किया होता, मेरे 5 नंबर बढ़ जाते। 5 नंबर बढ़ने का मतलब है कम से कम 300-400 रैंक और मेरी बेहतर आती, मतलब मेरे को और बेहतर एक ब्रांच मिल पाती। लेकिन ये दर्द जो है वो दिल में ही बसा रह गया है। तो ऐसे तुम्हारे भी बहुत